अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान और नीदरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग तो उन्होंने कुछ ऐसी की कि 49.2 ओवर्स में 388 रन स्कोर किए। लेकिन यहां पर शाबाश है न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड ने भी 383 रन का टारगेट जो है वो अपना पूरा किया 9 खिलाड़ियों को नुकसान पे, और महज सिर्फ 5 रन से न्यूजीलैंड ये मैच हार गया। दूसरी जानिब नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन स्कोर किए और बांग्लादेश 42.2 ओवर्स में 142 पे ऑल आउट हो गया। आज का इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। नसीम भाई, हम दुआएं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को, अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच लूज करता है तो हमारे कुछ चांसेस सामने आएंगे, लेकिन जो आउट क्लास परफॉर्मेंस हमें ऑस्ट्रेलिया की नजर आई आज, न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की लेकिन 388 रन उन्होंने स्कोर कर दी। भाई देखिए, हम उम्मीद अगर लगा के बैठे हैं शेरी भाई, तो हम उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतने मैच हार जाए या न्यूजीलैंड इतने मैच हार जाए तो हमारा कोई चांस है। अगर हम उम्मीद, वैसे पता नहीं उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, जिस तरह की हमने आप कल के मैच में नहीं, उससे पहले जो क्रिकेट खेली है, सारी उम्मीद तो आपने उन 3 मैचों में ही हमारी ख़त्म कर दी थी। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, यहाँ आपको इंटेंट दिखाई दे रही है खिलाड़ियों की, या फेयरलेस अप्रोच दिखाई दे रही है। 5 आउट हो जाते हैं तो भी रविंद्र जडेजा अपनी तरीके से ही खेल रहा है, निशा माके अपने ही अंदाज से लेके चल रहा है, डैरल मिचेल की जो रिक्वायरमेंट है वही उसी अंदाज से खेलेंगे। फिर आप ज़रा उनका स्टार्ट देखें। ट्रेविस हेड के बारे में मैं अखबार में ख़बर पढ़ रहा था आज, ज़ाहिर अखबार कल छपता है तो आज खबर आती है, उसमें था कि बॉलर्स ने टारगेट किया हुआ है ट्रेविस हेड को, उनके क्योंकि हाथ जख्मी हुआ था तो हाथ को टारगेट करेंगे। उन्होंने बॉलर्स को जो टारगेट किया 67 बॉल्स के ऊपर, जो आज उनकी इनिंग रही है कमाल, 109 ऑन जस्ट 67 बॉल्स, 7 6 and 10 4। हमने इतने छक्के नहीं मारे अभी तक टूर्नामेंट में जितने इन दोनों ओपनर्स ने आज मारे। 7 और 6 अगर आप लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल 13 छक्के हमारे नहीं होंगे अब तक पूरे वर्ल्ड कप की कैंपेन में। देखिए, मैं एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 2 छक्के मार के जो है वो रन बनते हैं 12, तो 3 चौके मार के भी 12 रन बनते हैं। तो मैं छक्का चौका सिंगल इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन छक्का आपकी इंटेंट ज़रूर बताता है, छक्का आपके इरादों को जरूर जाहिर करता है, सामने वाले पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, छक्का पड़ गया, बहादुरी बताता है, आपने चांस लिया। आज अब जरा देखिए रचिन की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मेरे ख्याल है हमारे नाजरीन भी जानते होंगे। न्यूजीलैंड में ये पैदा हुए थे, इनके वालिदैन का ताल्लुक इंडिया से था और इनके वालिद जो थे वो सचिन तेंदुलकर के और राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फ़ैन थे। हाँ, तो उन्होंने नाम रखा है रचिन, उनका RA, राहुल से, राहुल का RA लिया है और सचिन का HIN लिया है, रचिन रविंद्रा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि मैं चूँकि दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस वजह से। और वो वाकई उन्होंने, अब जो बच्चा भी उनका दिखाई देता है, केन विलियमसन की जगह लेने वाला एक यंगस्टर जो है वो इस अंदाज से खेल रहा है, हमारा एक्सपीरियंस दिखाई नहीं दे रहा उस अंदाज से खेलता हुआ। वसीम भाई, जब किसी टीम के ऊपर 388 स्कोर हो जाए तो उसके हाथ पैर तो वैसे ही फूल जाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने भी मुकाबला किया तो आखिरी बॉल तक फैसला नहीं था कि किसके हक में जाएगा। 383 स्कोर कर दिया, बड़ी बात है भाई। टीमों के इरादे बताते हैं, यहाँ पे आप जरा इरादे तो देखें ना टीमों के। हमारे इरादे अगर कल के भी मैच में आप देखेंगे तो बने टूटे, दरमियान में होप ही हम कि आउट ही नहीं होंगे ये उम्मीद हो गई, फिर हमने आउट करना शुरू किए। आखिरी दम तक हमारे चेहरों पे एतमाद नहीं था कि ये मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि हम 3 मैच इतनी बुरी तरीके से, कौम का कोई आदमी पुरुम्मीद नहीं था कि आज ये मैच जीत जाएंगे जब 1 विकेट भी रह गई थी, क्योंकि हमारी टीम ने हमें उस जगह ला के खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम ही बात कर रहे थे कि पहले फॉर्म में नहीं है और क्या हो गया इस टीम को, ये वाली टीम नहीं है। और आज जो ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद तो जाहिर है हम कुछ कह नहीं सकते और सिर्फ तारीफ ही कर सकते हैं। आतिफ, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, जिस तरह मैच शुरू हुआ तो मैंने एकदम जब टीवी ऑन किया तो मैंने जब इनकी बैटिंग देखी, मैं समझा कि शायद ये चेस कर रहे हैं रन, जिस तरह से वो आपने समझा होगा T20 हो रहा है। नहीं, वो मैं समझा कि शायद टीवी क्यों ऑन किया, आई मीन यानी कि मुझे मैच आज का मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाए तो हमारे कुछ चांसेस बन जाए पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल तक आगे राउंड। आराम से टीवी ऑन क्यों नहीं किया, एकदम क्यों किया? क्योंकि उठते ही मेरी हर बात में मैंने क्या हुआ एकदम से। तो जैसे ही मैंने देखा तो ट्रेविस हेड और वो इस तरह से बॉल टू बॉल छक्के मार रहे थे, उनका तो बॉल ही नहीं गिरने दे रहे थे। और 9वें 10वें ओवर में स्पिनर आ गया उनका सेनेटर, तो एकदम जो उनका इंटेंट वही वाली बात है कि एक उनका प्लान था कि यार हमने आज पता नहीं शायद 500 रन करने या क्या इनका प्लान था, तो
तो जिस अंदाज से इन्होंने खेला है और बॉलर्स को बिल्कुल अटैक किया और बिल्कुल लाइन लेंथ उनके किसी बॉलर की बनने नहीं दी। 25 गेंदों पे उसने 25 गेंदों में ट्रेविस हेड ने 50 किए हैं और 26 गेंदों पे वार्नर ने 50 किए। स्टार्ट तो उनका यहीं से था, फिर उसके बाद 10 ओवर में उन्होंने 120 रन कर दिए और फिर वो रुके ही नहीं। यानी कि आप देखें कि किस तरह से उन्होंने मैच को लेके चला है और जो भी नीचे से आ रहा है वो वही बॉल टू बॉल। लेकिन इधर हमें न्यूजीलैंड की भी तारीफ करनी होगी और हम ये कहते हैं हमारी हिस्ट्री है, हम वर्ल्ड कप में कभी न्यूजीलैंड से नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है इस दफा ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा क्योंकि जिस तरह से यानी कि नहीं आ रही है। 388 का टारगेट देखकर तो टीम आधी वैसे ही गिरी थी, लेकिन वो नहीं गिरी। 383 तक लेगा, बिल्कुल 383 तक लेगा, एक बड़ी बात है। और हमारा उनसे कई सारी हिस्ट्रीज वैसे शरीफ भाई बन गई हैं। अफगानिस्तान से हम आज तक नहीं हारे थे, हार गए यहाँ पर। साउथ अफ्रीका से इस पूरी सदी में नहीं हारे थे। साउथ अफ्रीका ने कभी इतना स्कोर चेज नहीं किया, वो कर गए। और साउथ अफ्रीका की टीम इस पूरी सदी में 23 साल हो गए, 2023 चल रहा है, आज तक कोई पाकिस्तान से कोई मैच नहीं जीती, T20 हो या कोई भी हो। आज साउथ अफ्रीका ने भी आपको, तो अब हम ये उम्मीदें ना रखें, हमने मिथ्स बड़ी बनाई है। लेकिन नसीम भाई, कल के मैच के ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है, खास तौर पे इंडियन क्रिकेटर्स ने भी इस पे बात की, हरभजन ने भी इस पे बात की कि जो एम्पायर ने फैसला किया था आखिरी LBW वाला, और वो गलत फैसला था। और ये चीज़ काफ़ी जो है डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई है, वरना वो मैच हम जीत गए थे। आपकी नज़रों से गुजरा कुछ ऐसा? देखिए, बहुत सारे क्रिकेटर्स, मुझे अच्छा लगा कि हरभजन सिंह भी इस मामले पे बोलते हुए दिखाई दिए। मैंने वो फुटेज तो नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना कि जब कल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रो रहे थे तो वहाँ पे कुछ 2-3 इंडियन क्रिकेटर, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ वगैरह जो वहाँ पर थे, वो भी गए थे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी खासे गमजदा हुए थे उस वक्त। ये लेकिन ऐसी कोई फुटेज नहीं है। हरभजन की तो मैंने खुद सुनी कि उन्होंने कहा कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। हरभजन सिंह ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। हरभजन सिंह का एक और जुमला मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, और वाकई नहीं था। कई हमारी वाइड कम अज कम शरी भाई 10 से 12 रन का फर्क था। जो उनकी वाइड थी वो नहीं थी। इवन के यैनसन का एक गेंद था जो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर से भी गया और विकेट कीपर के भी ऊपर से गया। अंपायर ने वो वाइड देने के बजाय बाय के 4 रन दिए। हालांकि वो इतना ऊपर जा चुका था कि कोई अगर नाबीना भी होते तो वो भी देखने के बाद बता सकते। भाई के एम्पायर भी बिक गए, क्या चक्कर चल रहा है? क्यों एम्पायर को फिर पाकिस्तानी नजर आता है? एक जगह हम देखते हैं कि विराट कोहली की जब सेंचुरी होने वाली है तो वाइड बॉल को वाइड नहीं दे रहे, तो क्या एम्पायर भी जो है वो सेटिंग में आ गए? क्या चक्कर है? जबकि इतने कैमरे लगे हुए होते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है, भाई क्या कर रहे हो? अंपायर किसके हैं? ICC का है। और ICC किसकी है? BCCI। ICC तो फिर उनकी है, जेशा साहब की। हाँ, ऐसे ही लगता है भाई। ICC के फैसलों से अंपायर भी हमारे खिलाफ। माहौल देखे ना आप, कल की एग्जांपल। कल इतना लगा हुआ मैच और उसके बाद एक तो वो बहुत देर से दिखाया, रिव्यू बहुत देर से आया। इतना टाइम क्या हो रहा था? रिव्यू किसके हाथ में कंट्रोल है? चलें आप मुझे ये बात बताएं। भाई आप बताएंगे, मुझे पता। 2011 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर सईद अजमल की गेंद पे प्लम आउट थे। प्लम कोई नाबीना भी देख के बोले वो आउट है, और वो गेंद बाहर निकाल दी थी। स्टंप को भी टच नहीं की थी, वो गेंद इतनी बाहर चली गई थी। देखिए, अंदर से ही ऑपरेट हो रहा है ना, स्टेडियम के बाहर से तो ऑपरेट नहीं हो रहा। एडिटिंग तो अपने मुंतजमीन के हाथ में है और तो किसी के हाथ में नहीं है। वहां पे जो मुंतजमीन है वो कौन है? मुंतजमीन मेजबान भारत है। ICC का इवेंट है तो ICC क्या है? ICC मुझे तो BCCI लगती है और तो कुछ भी नहीं लगती। वो कोई एक हमारे शाइक को वीजा तक तो दिला नहीं सकी, वो हमारे साफियों के वीजे का अरेंजमेंट तो कर नहीं सकी। उसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो कोताहियां हैं वो तो आगे डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन वो हमें नहीं दिला सके। और अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत महाज पे लड़ रही है। हमारे मैचेस भी ऐसे रखे गए, लेकिन चले हमने लड़ना है वहां पे। कोलकाता में हम किससे खेलेंगे? बांग्लादेश से खेलेंगे। बांग्लादेश, कोलकाता, ढाका, वो सारा बंगाल है। क्राउड का सपोर्ट भी पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन थैंक यू वेरी मच, जो लास्ट मैच पाकिस्तान का खेला गया था वहां पे क्राउड सपोर्ट पाकिस्तान की दिखाई दी थी। जिस तरह हैदराबाद में दिखाई दी थी, इस तरह चेन्नई का बहुत ही सपोर्टिंग क्राउड था। तो क्या इसको चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को कि भाई ये क्या किया हमारे साथ आखिरी मैच में? आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे तो नहीं पता। चैलेंज करने के लिए आपके फुटेज होनी चाहिए। वो आपके किस चीज, कौन सी फुटेज? ये जो LB हुआ है, क्योंकि बाद में एडिटिंग में चेंज कर दी उन्होंने। वो फुटेज तो नहीं होगी ना। देखिए, अंदर ही अंदर चेंज हो जाएगा। उस कमरे में तो कोई भी नहीं है। अगर हो गया कंट्रोल, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हो गया, लेकिन अगर करना हो तो अंदर से बैठ के हो सकता है। अंपायर, वो जिस जगह पे गेंद लगी थी वो अंपायर का डिसीजन आउट होना चाहिए था, किसी और को सोचने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ये बहस बहुत पहले से चल रही है। ये इस बहस का हल यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो क्रिकेट कमेटी है, जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के साथ मिलकर चलती है, लॉज बनाती है, वो इस चीज़ को बहुत संजीदगी से देखे।
अंपायर कॉल क्यों? देखिए ये अगर ये 3 स्टंप्स है, मिसाल के तौर पे ये 3 स्टंप्स है, यहां पे अगर इस कॉर्नर पे गेंद लगती हुई गई है और अंपायर ने आउट दिया है तो फिर वो आउट माना जाएगा। लेकिन अगर इस अंपायर ने आउट नहीं दिया, इस कॉर्नर पे गेंद लगती हुई गई है तो फिर वो जो है वो नॉट आउट होगा, अंपायर की ईमा पे चलेगा। अब अगर वो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था, वो गेंद तो इसमें दोनों चीजें लगी, गेंद को भी ऐसा लगा कि ज्यादा ट्रैक, थोड़ी सी ज्यादा ट्रैक करके उस कॉर्नर पे मारा गया कि अंपायर कॉल हो गई। अंपायर कॉल होनी नहीं चाहिए, यहां पे सिंपल सी चीज होनी चाहिए जी, किसी भी कोने पे गेंद लगेगी, अंपायर को चैलेंज उस वक्त किया जाएगा कि जब अंपायर नॉट आउट दे रहा है और वो बॉलर या वो टीम समझती है कि ये गेंद स्टंप्स को जरूर लगेगी, स्टंप्स के किसी भी कोने पे लगेगी तो रिव्यू टीम के हक में जाना चाहिए। और अगर वो स्टंप्स को नहीं टच हो रही है तो फिर वो अंपायर की कॉल मानी जाएगी। लेकिन ये अंपायर कॉल के मायने पे टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं, इतने कैमरे लगाने का क्या फायदा? वही वाला दौर रखे जी, अंपायर ने उंगली उठा दी तो उठा दी, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला। और ये चीज क्योंकि जाहिर है कोई बात थी तभी इंडियन क्रिकेटर्स भी इस पे बात कर रहे हैं और भी लोग बात कर रहे हैं, ये तो फिर जाती वाली बात है और फिर तो हमें अंपायरिंग पे भी अब बिल्कुल एक चीज में छोटी सी जाते जाते ही जरूर ऐड करूंगा शरी भाई, क्राउड आपके खिलाफ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपके खिलाफ, वहां का माहौल आपके खिलाफ, अंपायरिंग आपके खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा हम खुद अपने खिलाफ हैं। जो हमने पिछले 3 मैच खेले अपनी अना की तस्कीन के लिए, ये चीजें तो है, अगर मुकाबला आप फिर भी कर लेते, लेकिन जो भी अंपायर था जी इसको बिल्कुल चेक करना चाहिए। या वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और इस वर्ल्ड कप में हम डिफरेंट चीज़ें सुन रहे हैं। लोग किसी पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ जायज़ क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तान टीम पे, कुछ नाजायज़ क्रिटिसाइज़ भी हम देख रहे हो रहा है। लेकिन एक बात ऐसी हमने सुनी कि जिसे सुन के बहुत अफसोस भी हुआ और हैरत हुई कि जी ऐसी बात कोई कर भी कैसे सकता है। आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के एक बॉलर हैं थे, उन्होंने सऊद शकील के बारे में एक बात की जिसे हम आम जबान में बॉडी शेमिंग कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये 5.6 हाइट का एक लड़का है, छोटे इसके कंधे हैं, छोटे छोटे इसके हाथ हैं, छोटी इसकी टांगें, ये क्या शॉट्स मारेगा। और मुकाबला कर रहे हैं फिर साउथ अफ्रीका के कॉल्सन से कि जी वो इतने लंबे चौड़े हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद हनीफ और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी हाइट छोटी थी और हाइट से इन चीज़ों का लेना देना नहीं होता। सबसे पहले बात ये होती है कि आप होते कौन हैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले। आपको हीरो बनाया गया, अगर मेरी माने तो ना तो आप वसीम भाई जितने थे, ना वकार भाई जितने थे, ना आप शाहीन अफरीदी जितने थे, ना आप आमिर जितने थे, ना आप सर विवियन रिचर्ड जितने थे। तो आप अपने कद के लिहाज से बात करें ना, आपका अपना कद क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जैसे आप कोई बहुत ही टॉप क्लास बॉलर रहे या आपने कोई बहुत कारनामे किए हैं। आप पे ये बात सूट नहीं करती थी और मुझे हैरत है कि आपने अब तक इस पे माफी क्यों नहीं मांगी है, क्योंकि ये बात काफी चल रही है। तो आप भी कोई इतनी बड़ी तोप नहीं थे जो आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। जवाब बहुत और भी हमारे पास है देने को, लेकिन क्योंकि हम भी नेशनल टेलीविजन पे बैठे तो हम थोड़ा लिहाज कर रहे हैं। नसीम भाई, किसी भी प्लेयर की इस तरह बॉडी शेमिंग करना क्या जेलसी है? क्या इनको कोई आकिब जावेद को सऊद शकील में कोई ऐसा टैलेंट नजर आ गया है कि वो उनसे जेलिस होना शुरू हो गए? ये बात बनती नहीं है कि जी कद छोटा है, हाथ पतले हैं, टांगे पतली हैं, क्या करना क्या है इन्हें जो ये चीजें नोटिस कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग कराया करते थे आकिब जावेद। कभी सचिन तेंदुलकर के लिए आपने ये अल्फाज कहा था कि वो इतना सा है, वो इतना सा कद है सचिन तेंदुलकर का और हाथ इतने इतने से? ये टारगेट मोस्टली, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, कराची के क्रिकेटर्स होते हैं। ये मैं बिल्कुल ओपनली बात कह रहा हूं। आकिब जावेद साहब के बारे में जिस वक्त ये बॉलिंग कोच थे, ये बात बहुत मशहूर थी कि उस टीम में फैसल इकबाल और खुर्रम मंजूर भी थे। तो सुनने में आता था उनका काम पूरे टूर पे शर्टें सुखाना था। जो कराची के 2 क्रिकेटर थे जो कपड़े धुल जाते, यार जाना जरा जाके ये शर्ट मेरी सुखा के आना, ये उनका यही मोस्टली काम था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। और वो थे शादियों में जो आते हैं वो जुगतबाजियां जो करते हैं, इनकी आदत ये बहुत सारी है। मेरा बड़ा टाइम गुजरा है इनके साथ। तो जुगत में तो लाहौर में इतने स्टेज शोज होते हैं, उसमें काम क्यों नहीं मांग लेते आकिब जावेद जाके? वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो उनका रिप्लाई है वो कमाल का होता है, हाजिर जवाब बहुत जबरदस्त किस्म के। और तो वो इसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा माहिर हैं, इतने माहिर हैं कि आपकी सोच होगी कितने माहिर हो चुके हैं वो इस चीज के अंदर। लेकिन टेलीविजन के ऊपर जुगतबाजी नहीं चलती। कौमी टीवी के ऊपर बैठ के ये जुगतबाजी कर रहे थे आप।
अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, इस वर्ल्ड कप के अंदर जो आज परफॉर्मेंस रही है आपके प्लेयर्स की, उसमें जो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर रहा वो सऊद शकील का रहा। वो आपके ना अब्दुल्ला शफीक जो आपकी टीम के ताल्लुक रखते हैं उनका है, और आपकी टीम के फखर जमान को मैं कहां पे तबसरा करूं कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। लेकिन जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसके हाथ बाजू इतने इतने से, उसका कद 5 फुट 6 इंच का है, तो और वो क्या जो है वो पावर रेटिंग करेगा, तो भाई सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट, सबसे बेहतर पावर रेटिंग अगर किसी की दिखाई दी तो वो सऊद शकील है कि जिसका स्ट्राइक रेट 104.27 था, जहां पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 63.48 था, जबकि इफ्तिखार का स्ट्राइक रेट 82 रहा, रिजवान का 88 था, आपके अब्दुल्ला शफीक का 94 था जो आपके कलंदर से खेलते हैं, इमाम का 98 था, शादाब का 103 था, और जो पाकिस्तान में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है वो सऊद शकील का है, जो आपकी बात का एक बहुत ही आसान सा जवाब है। कम से कम स्ट्राइक रेट देख चेक करके बात कर लिया भाई, ये तो फिर जेलेसी है। आकिब जावेद को ना कोई जेलेसी हो गई है, और मैंने जैसे आतिफ कहा, जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए, मैंने कहा ना कराची हजम नहीं होता सर, कराची हजम नहीं होता कि भाई पाकिस्तान हमारा है, लाहौर भी हमारा है, मुल्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। मुझे ये आपकी जेलेसी लग रही है, और आपकी ना मुझे मेंटल अप्रोच। रिजवान का कद कितना बड़ा है, अच्छा मुझे बताएं, बाबर का कद कितना बड़ा है, ये मेरे 19-20 का फर्क होगा इन लोगों में, ये कोई मेरे ख्याल को 8 फीट के, ये हाइट, ये हाइट या ये चीजें नहीं होती, इससे ना आकिब जावेद साहब आपकी मेंटल अप्रोच पता चलती है। और जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि उनका तो साथ भी गुजरा है आपके साथ, तो अगर आपको इस तरह की जुगत मारने का शौक है और कॉमेडी करने का शौक है ना, तो लाहौर में, पंजाब में बहुत सारे हम देखते हैं स्टेज शो होते हैं, उधर आप जाके काम करें, आपको जरूर काम मिलेगा। आतिफ, ये कौन सा तरीका है कि सऊद शकील भी हमारे हीरो है? मैंने नाम लिया कि आकिब जावेद ना तो मोहम्मद आसिफ के लेवल के बॉलर थे, ना मोहम्मद आमिर, ना शाहीन शाह अफरीदी, ना शोएब अख्तर, ना वसीम अकरम, ना वकार यूनिस, इनके लेवल पे तो वो कभी आए नहीं है ना आकिब जावेद साहब। तो उन्होंने ये बात करके किसी प्लेयर को क्या करना चाह रही है? तो जेलिसी है, भरपूर जेलिसी हो गई उनको सऊद शकील से। देखें, जिस तरह ये आकिब भाई ने बात की है तो ये करनी नहीं बनती थी, क्योंकि अगर कोई आम यूट्यूबर या कोई भी चैनल वाला बोल देता तो समझ में आती है। आप एक पाकिस्तान रिप्रेजेंट किए हुए प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं, हेड कोच हैं लाहौर कलंदर के भी, और सम टाइम कोचिंग भी करते रहे हैं हर जगह टीमों में, तो ये बात सूट नहीं करती कि आप किसी प्लेयर पे इस तरह से ये ना करो। ये एक तरीके का कराची के अगेंस्ट वाली बात है कि हर कराची के प्लेयर के खिलाफ यही बातें, इस तरह की बातें होती हैं, तो ये बात करनी बनती नहीं थी। और भाई आकिब जावेद साहब, आप ये किसी कराची के प्लेयर के बारे में बात करते, लाहौर के भी करते, या मुल्तान या बलूचिस्तान या कहीं के भी करते, तो हम इसी तरह आपको रिप्लाई देती है। अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में। अनवर अली का करियर जो है वो खत्म करने में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। अनवर अली के पास गए थे, अंडर 19 में अनवर अली का गेंद इतना स्विंग होता था, ये गवाएं। सरफराज की क़यादत में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 टाइटल इंडिया को फाइनल में हराकर जीत कर आई थी, अनवर अली का गेंद खासा इन स्विंग होता था। उसके बाद वो गलती से चले गए थे, ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते थे। आज तक अनवर अली का बॉलिंग ही नहीं होके दिया। तो कौन सा बॉलिंग एक्शन चेंज कराया था वो भी कराची का था। तो बस मसला ये होता है, अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी आप में शर्म है तो आप आके इसकी माफी मांगे, कोई बात नहीं, आपके मुंह से निकल गया, जुगत मारना आपका शौक है, लेकिन इस चीज को आप माफी मांगे। सऊद शकील हमारे हीरो हैं और हम इस चीज पे कायम हैं। एक और चीज देखने में आई, उमर गुल की जानिब से एक बयान आया। उमर गुल हमारे एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने शादाब की इंजरी पर सवाल उठाया है। उनका ये कहना था कि इंजरी कोई इतनी खास उनको नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में नजर आते रहे, और जैसे ही पाकिस्तान टीम जीत के करीब आई तो वो आके अपनी टीम को चेयर भी करने लगे। एक सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें मैच में जाना चाहिए था, लोग टूटे हुए हाथ के साथ भी चले जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? आपके शादाब की इंजरी वो कह रहे हैं कोई इतनी सीरियस नहीं थी कि वो बाहर हो गए। इसमें एक नसीम भाई ये तो नहीं था कि शादाब ने बैटिंग अच्छी कर ली थी थोड़ी, तो उन्होंने कहा मेरी बॉलिंग तो चली नहीं है, मैं आऊँ नहीं। क्या कहेंगे इस पर? उमर गुल अगर ये बात कह रहे हैं तो उमर गुल ने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये बात कही होगी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें शायद उनको ऐसी इंजरी हुई होगी। देखें, उस वक्त 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट थे। शादाब जितने 10 ओवर उसामा भी कर सकते थे। एक ही जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, को 19-20 ही फ़र्क है, को बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे में एक अनफिट और एक फिट, दोनों में फ़र्क हो जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद था कंकशन का, पहले प्लेयर थे जो हमने कंकशन का रिप्लेसमेंट लिया इस वर्ल्ड कप के। उस वक्त मुझे, लेकिन जिस तरीके से शादाब फिर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आते, लोग देख रहे थे ना लोग। अच्छा, फिर उस वक्त तो अगर ये मैच जीत जाते तो कुछ भी नज़र नहीं आता। उमर गुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। अगर आपको इंजरी हुई है, लोग कह रहे हैं कि
शादाब की बॉलिंग टीम मिस कर रही है यहाँ पर और शादाब सामने बैठ के हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वो अजीब सा लगता है। आप अंदर जाके बैठ जाए, पता चले कि एक खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि आपने इस कौम को हंसने के मौके कितने दिए, इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। मैं एक वीडियो भी जो है ना वो अगर हमारी प्रोडक्शन में आपको दिखाऊंगा कि इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में भी जो है वो, ये हमारी एक्सक्लूसिव फुटेज है, इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे और रवैया बताते हैं कि अगर आप ये फुटेज साथ साथ चलती रहे तो देखिएगा कि कोई निदामत ऐसी हमारे क्रिकेटर्स को नजर नहीं आ रही है किसी जगह भी। बल्कि इमाम तो बोलते हुए गए कि किसी ने कहा इतनी बुरी तरह हारे तो कह रहे जा भाई तू खेल ले, जाके तू खेल ले, जाके तू खेल ले। कि इमाम को इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है कि पर्ची की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनके पीछे इंतजाम की, इस वजह से उनको तो कोई शर्म नदामत नहीं, और भी बहुत सी चीजें उनकी ऐसी अजीब गरीब वायरल हो रही हैं। इस फुटेज के एंड में देखेंगे आप ना तो जाहिर एक शायक है, पाकिस्तान टीम 200 रन से मैच हार रही है इंडिया से। ये श्रीलंका की एशिया कप की फुटेज है कि जहाँ पे टीम इंडिया का मैच हार के आ रही है और नॉर्मल जो है वो कोई मसला ही नहीं है। पूरी कौम जो है वो एक सदमे से दो चार है, एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। ये आप देखें ज़रा, खिलाड़ी हमारे बिल्कुल एक नॉर्मल, इवन के उसे कहा कि आप लोग हंस रहे हो यहाँ पर, तो वो और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले गए यहाँ पर इसके ऊपर। नहीं भाई अभी तो नहीं बोला, अभी बोलूं, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। अभी यहाँ से जो है वो जब खिलाड़ी आगे गए तो दो खिलाड़ी इस बात पे बहस करना शुरू हो गए लेफ्ट में जाने के बजाय। ये देखिए वापस घूम गए थे वो, तो कैमरा जब उधर किया तो ये अंदर चले गए। आपके चेहरों पे कोई निदामत नहीं है, आप इंडिया से मैच हार के आ रहे हो, यहाँ पे बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं। नसीब भाई ये जो पलट के घूर के लड़ने वाली चीज है ना, मैं कहता हूँ ये ग्राउंड में एग्रेशन अच्छा लगता है। दिखाओ, ये ग्राउंड में दिखाओ कि उसने तुम्हें छक्का मारा, अगली बॉल पे बोल्ड मारो और ये वाला स्टाइल दो, ये हम देखना चाहते हैं। ये था शुएब अख्तर में स्टाइल, ये था वसीम अकरम, ये था वकार यूनिस में स्टाइल। ये क्या एक ऑडियंस से तुम लड़ने जा रहे हो, वो भी तुम्हें पता है कि तो तुम पे हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि सारी सिक्योरिटीज को पकड़ लेगी। तो भाई ये चीजें अपनी सुधारो यार, ये चीजें जो है ना ये बड़ा फिर लॉस करती हैं और हमें दिखा ये रहा हूं कि आपके चेहरे पे निदामत नहीं है। मैं इस फुटेज को आप देखेंगे, किसी एक के चेहरे पे अगर आपको निदामत नजर है कि और इतने बड़े मार्जिन से आप अगेंस्ट इंडिया मैच हार गए। आपको याद होगा वो मैच, पहला वाला मैच तो बारिश की नजर हो गया था, लोग इंतजार कर रहे थे, कितने सालों के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच था, और आप प्लेट में सजा के उनको वो मैच दे के आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए आप आ रहे हैं। बिल्कुल जी, यही चीजें हैं और इन्हीं चीजों को बदलने की जरूरत है। और अब देखते हैं कि कौन आएगा और कौन इन्हें जो है वो बिल्कुल सीधी राह पे लेके जाएगा। या वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल के मैच पे बहुत सारी बातें भी हो रही है, जैसे कि हमने बताया कि एम्पायर ने फैसला गलत दे दिया। ऐसे ही वसीम अकरम ने एक बात कही कि जो लास्ट ओवर था वो नवाज की जगह ओसामा मीर को देना चाहिए था, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए था। आतिफ क्या कहते हैं आप, जो वसीम भाई ये बात कह रहे हैं कि ओसामा को देना चाहिए था लास्ट ओवर, ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि ओसामा के पास जो है वो 2-3 वैराइटीज़ हैं, लेग स्पिन है, गुगली है, फ्लिपर है, तो इसके ऑप्शन ज़्यादा थे कि आउट करने के, क्योंकि वहाँ हमें विकेट की ज़रूरत थी। जब वसीम भाई एक बात बोल रहे हैं तो समझ लें एक लेजेंड एक बात बोल रहा है, तो फिर उसमें कोई ऑथेंटिक होगी एक बात। तो असल में उसके पास 3 वैरायटी है। नवाज जो है वो सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सिर्फ सीधा करना जानता है, वो भी होता है उसका सीधा, जो मैं उसके साथ क्रिकेट खेला भी हूँ, मेरा जूनियर भी है, तो मैंने ये चीज़ फील की है। वो वसीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस सिचुएशन पर जब आउट करना है तो आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। अब फास्ट बॉलर तो है नहीं जो आपके पास ऑप्शन, तो ऑप्शन अच्छा था ओसामा मीर, लेकिन बस ओसामा पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा शायद कप्तान को, इस वजह से उसने नवाज से बॉल करवा लिया। कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी था, दो विकेट भी ले चुके थे ओसामा। हर चीज कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे। आपको एक बात बताओ, आपको याद क्या रह जाता है? आपको एशिया कप का पूरा मैच याद नहीं है, आपको याद रह गए थे कि इंडिया के खिलाफ शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के मार के मैच जिता दिया था, शारजाह में जावेद भाई का छक्का याद रह गया। ये जो एक विनिंग इंस्टिंक्ट होता है ना, ये क्लियर इंस्टिंक्ट होता है, और वो जो हमेशा याद रह जाता है। ये जो विकेट थी ये सबको याद रह जानी थी पूरा मैच। बिल्कुल, शाहीन ने क्या किया, हारिस ने क्या किया, ने क्या किया, उनको LBW दिया या नहीं दिया, कुछ याद नहीं रहता। ये जो आखिरी विकेट थी ये याद रह जाती, क्या कैच ले गया था, क्या बॉल कर गया था, वो हमेशा याद रह जाता। ये होता है हीरो, और जिसको आपने हीरो नहीं बनने देना उसको हीरो नहीं बनने अरे देना। तो इधर भी ये चीज आप बात सिंपल सी समझे, ओसामा मीर रिप्लेस कर रहा है शादाब को। बस हो सकता है बाबर का दिमाग उस वक्त नवाज के लिए गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वसीम अकरम बात गलत नहीं कह रहे। लेग ब्रेक बॉलर आपका एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जो विकेट लेके दे सकता है।
ज़्यादा चांसेस होते हैं। वसीम जूनियर ने उससे पहले ओवर मांग के लिया था और सही मांग के लिया था, वो तो बल्ला लग गया एक दो जगहों पे। मैंने आपको कहा ना, कुदरत हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि हम ना खुद अपने साथ नहीं थे पिछले 3 मैचों में, तो फिर कुदरत कहां से हमारे साथ होती है। एक बॉल का गेम था, वो हमारे हक में जा सकता था, वो उनके हक में जा सकता था। जैसा कि नसीम भाई आप ये कह रहे हैं कि हीरो बनने नहीं देना था, अगर ये सोचती तो फिर तो भाई आगे के मैचों का भी अल्लाह ही हाफिज। और वैसे भी अभी तक तो जो सिचुएशन है हम लोग काफी मायूस हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग है जो मुझे पता चली। आपको याद होगा हमने नसीम भाई से पूछा था, नसीम भाई मुर्शिद कौन है, मुर्शिद कौन है, तो उसमें अभी तक हमें खुल के जवाब नहीं मिला था। लेकिन जो प्लेयर्स एजेंट कंपनी है उसका मुझे सुनने में आया है कि उसके जो शेयर होल्डर हैं वो है इंजमामुल हक और रिजवान। तो नसीम भाई जितने भी ये प्लेयर्स पैसा कमाएंगे, जो इनसे इश्तिहारात से जो उनको पैसा मिलेगा, उसका शेयर रिजवान और इंजमाम को भी जाएगा। और अगर ये चीज वाकई में है, ऐसा है, तो ये फिर किस तरह, ये तो फिर गलत है। फिर तो मैं चाहूंगा मुझे फायदा ही फायदा हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी जो है वो किसी कंपनी से वाबस्ता नहीं हो सकता, ऐसा माजी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा खुल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए दिखाई दिया। इंजमामुल हक साहब वो शख्सियत थे कि जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे। अगर इंजमामुल हक ये बात जानते थे, और इमामुल हक उनके भतीजे टीम में भी हैं, उनके बारे में इतने सारे सवालात उठ रहे हैं, ये टीम इंजमामुल हक को सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी मेरी अपनी ज़ाती राय में। क्योंकि देखें, अगर आप उस कंपनी के ऑनर हैं, खिलाड़ियों से जो भी आमदनी होगी, चाहे वो इश्तिहारात की सूरत में हो रही है या जो दीगर भी जितनी भी मर्चेंडाइज या दीगर सूरत में वो कंपनी काम कर रही है, तो उस कंपनी को एक परसेंटेज मिलता है। अब वो परसेंटेज इंजमाम के अकाउंट में भी आ रहा है, वो परसेंटेज रिजवान के अकाउंट में भी आ रहा है। यहाँ आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल, कि भाई मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मेरे जितने लोग होंगे ये इश्तिहारात में छाए रहे ताकि टीम में भी आए, टीम में भी आए और टीम में रखने के लिए भी आसानी हो जाती है। फिर मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट कितनी ताखीर से हुआ था, इसकी क्या वजूहत थी? इसकी वजूहत ये थी कि 5 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को रकम नहीं मिली थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। वो जो हमने कल भी बात की थी कि 5 महीने इन्हें पैसे नहीं मिले तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा हुआ है। लेकिन वो जो एक मामला चल रहे थे, उसके बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इंजमामुल हक साहब ने ये टास्क लिया था कि मैं खिलाड़ियों को समझाता हूँ, मैं बात करता हूँ। और उसके बाद उनके खिलाड़ियों से मुज़ाकरात हुए थे और वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। और मुज़ाकरात में ये तय पाया कि आईसीसी का शेयर भी मिलेगा खिलाड़ियों को। अच्छा देखें, खिलाड़ियों की आमदनी का अब आप अंदाज़ा करें ना कि शेयर भी मिलेगा, फिर उनकी तनख्वाहें 202% तक बढ़ा दी गई। अब हर आदमी सोच रहा है कि इंजमाम साहब आप क्यों उन खिलाड़ियों को इतना फेवर करवा गए यहाँ पे। हम बात तो ये करते ना, ऐसा लगता है इंजमामुल हक साहब, अच्छा ज़का अशरफ इतनी कमज़ोर पिच पे थे, उनको जो 4 महीने मिले, पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर कोर्ट के अंदर उनके जितने केसेस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी दानिशमंदानी वाला फैसले इतने नहीं कर सके, लेकिन वो फंसे हुए थे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया? लेकिन अब पता चलता है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में बहुत बड़ा हाथ था इंजमामुल हक साहब का, ये बहुत बड़ा हाथ था बाबर आजम का। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था उससे पहले एक मीटिंग थी जिसके अंदर बाबर आजम, इंजमामुल हक, एक क्रिकेट बोर्ड के बड़े ऑफिशियल है वो बैठे थे, ज़का अशरफ नहीं थे। इसके अलावा जूम मीटिंग के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर थे और टीम सिलेक्शन पे बात हो रही थी। तो कुछ क्रिकेटिंग सर्कल्स प्लस जो आपकी कमेटी थी मिसबाह-उल हक की सरबराही में, उनकी कुछ सजेशंस थी। वो सजेशंस पहले भी एक इजलास हुआ था कमेटी का जिसमें डिस्कस हुई थी, उसमें इंजमामुल हक नहीं आए थे। उसके बाद उस मीटिंग के अंदर जहां पे टीम फाइनल करनी थी और अब टीम देना थी, सर पे आ गई थी, तो वहां पर 3-4 नाम दिए गए। उनमें सरफराज का नाम भी था, उसमें अबरार का नाम भी था, उसमें जमान का नाम भी था। बाबर आजम को जब वो लिस्ट दी गई, बाबर आजम ने ऐसे करके दी और खड़े हो गए थे। बाबर आजम ने कहा, कहने लगे कि अगर ये नाम होंगे तो हम 5-6 खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। देखें उस वक्त के अगर 5-6 खिलाड़ी, ये बिल्कुल आई विटनेस बताते, अगर उस वक्त के 5-6 खिलाड़ी आपके जो है वो नहीं जाए, बिल्कुल ये मैं आपको बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्लोज सोर्स से बता रहा हूँ, बाबर आजम खड़े हो गए थे कि भाई वरना हम जो है वो नहीं जाएंगे। अच्छा बाबर का अपना एतमाद होगा, करंट प्लेयर्स बहुत सारे उनके साथ, टीम नंबर 1 भी बनी थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बाबर आजम वहाँ खड़े हो गए थे। अबरार अगर नहीं गए या बहुत सारी सजेशंस जो आई थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, फिर इंजमामुल हक साहब ने जो मुज़ाकरात किए, जो स्टेक होल्डर इस कंपनी के दिखाई देते हैं
क्या क्या चीजें मनवाने में कामयाब हो गए, 202% इजाफा आपकी तो तनख्वाह में। नसीम भाई इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि भाई आप, ये तो फिर वही चीज हो गई कि ज़ाहिर है मेरी कंपनी है, अब मैं कहूंगा यार मेरी कंपनी है तो मुझे यही प्लेयर चाहिए क्योंकि मैं इनको इश्तिहार दिलवा रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप एक ट्वीट करके देखें, ये जो ग्रुप है बाबर आजम एंड कंपनी, इसके खिलाफ ये जो साया कॉरपोरेशन, और मैं जो मुर्शिद का नाम बहुत मर्तबा रह गया था, अब तो तलहा रहमानी है, तलहा रहमानी भी 25% से ज्यादा के पार्टनर हैं जो इस कंपनी के ओनर है, और 25% से ज्यादा के ही इंजमाम है, 25% से ज्यादा के ही रिजवान है। तो इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप बात समझे। फिर आप जरा एक ट्वीट करके देख लें सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के खिलाफ, या इतने लोग आप अननोन आपके नीचे आके आपको जो मकसद है कि जो कुछ आपको कहेंगे वो आपके मकसद है कि वो ट्विटर पे तो चलता ही है, वो इस बुरी तरीके से आपको लताड़ा जाएगा, इस बुरी तरीके से जो है वो पूरी को आप बोलेंगे इतने लोग कहाँ से आ गए। ये पूरी एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब क्लोजली मॉनिटर हो रही हैं। ये पता होगा इंग्लैंड में कहाँ पे कंपनी है। अब आप देखें ना, इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी रजिस्टर है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1306 है इस कंपनी का, और याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, जिसके साथ इंजमामुल हक, ये अपना रहमानी साहब, और रिजवान जिसके पार्टनर बताए जाते हैं। इस कंपनी का जो एड्रेस बताया गया है वो एड्रेस कोलचेस्टर इंग्लैंड बताया गया है, और उस एड्रेस के अंदर इंजमाम का नाम भी है, रिजवान का नाम भी है, और तलहा साहब का नाम भी है, रहमानी साहब का। तो कहने का मकसद है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हवालों से दिखाई दे रहा है कि कैसे खिलाड़ी गए, क्यों खिलाड़ी गए। देखे ना, वहां पे जहां पे अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक ने जितनी क्रिकेट खेली है वो खुद भी देख रहे थे कि भाई शादाब क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके, क्या बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं फखर जमान। लेकिन चूंकि ये सब एक ही कंपनी के साथ रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, ये एक कंपनी के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके मुफादात एक साथ जुड़े हुए। इवन आप चेयरमैन, आप जो मैनेजर लेकर गए हो टीम के साथ, आपको पता है आपका मीडिया मैनेजर चेंज कर दिया गया। एहसन इफ्तिखार नागी वापस आ चुके हैं, उमर कलसन वहां जा चुके हैं। आज जितनी प्रेस रिलीज आई हैं वो उमर कलसन ने जारी की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक पेज पर नहीं है। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि किसने फ़ोन किया, किसने नहीं उठाया, क्योंकि मुझे इस बारे में मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं पता चल सका। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अगर एक पेज पर है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई हुकाम उस पेज पर नहीं है। बिल्कुल जी, और ये तमाम चीज़ें आपने नसीम भाई से सुनी। और अगर 4 तारीख को रुक गए ज़का अशरफ, ये इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत मुश्किल काम है, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, अगर वो रुक गए 4 तारीख को तो फिर आप देखिएगा क्या कुछ होता है वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप के बाद क्या कुछ होता है ये तो ज़ाहिर है उसके बाद ही हम उस पर बात भी कर सकेंगे और वो हमें भी देखने को भी मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है सुनने के बाद हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं होता, जब हम सुनते हैं तो हमारे भी होश उड़ जाते हैं। बहरहाल कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अब तक अच्छी नहीं जा रही है। लेकिन कल ज़ाहिर है देखने को मिलेगी कि शायद क्या इंग्लैंड कम बैक करता है या नहीं करता। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।